बिल्डर का बाय और ग्राहक बोले हाय हाय। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में यानी एनसीआर के उस हिस्से में जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे आता है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आई जिसके तहत अब बिल्डर या तो जमीन या अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट को सरेंडर कर रहे हैं। ये योजना इसलिए लाई गई कि उन घर खरीदारों को उनका घर मिल सके या फिर उनके पैसे वापस मिल सके जो बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में एक लंबे अरसे से अटके हुए, लेकिन ये प्रोजेक्ट हैं कि पूरा होने का नाम नहीं लेते। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या वाकई में लोगों को उनका घर मिल पाएगा? क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान होगी? क्या ये चोर रास्ते से बिल्डर को बाहर निकालने का तरीका तो नहीं है? या फिर अगर उनके पैसे यानी कि ग्राहकों के पैसे उन्हें ब्याज समेत मिल भी जाते हैं तो क्या आज उन्हें उसी दर पे दूसरा घर मिल पाएगा? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और इसी पर आज हम कर रहे हैं विस्तार के साथ बातचीत कि आखिर ये ग्राहक को उसका हक किस हद तक दिलवा पाएगी। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के आलोक कुमार साहब और हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा। तो हम शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, कितने बिल्डर इस स्कीम के तहत आए हैं, किन लोगों ने अर्जियां दी हैं और आगे ग्राहकों का क्या होने वाला है, एक नजर डाल लेते हैं। जगह नोएडा सेक्टर 32 और 25A, बिल्डर वेब इंफ्राटेक, 110 एकड़ जमीन सरेंडर। जगह नोएडा सेक्टर 96, 97, 98, 112 और 117, बिल्डर यूनिटेक, 219 एकड़ जमीन सरेंडर। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास बिल्डर लॉजिक्स, 100 एकड़ जमीन सरेंडर। एक तो नहीं, एनसीआर में पूरे 57 बिल्डरों ने जमीन और प्रोजेक्ट सरेंडर करने की अर्जी दी है। सूत्रों के मुताबिक वेब इंफ्राटेक, यूनिटेक और लॉजिक्स की अर्जियां तो मंजूर भी हो गई हैं। अथॉरिटी एक पॉलिसी लेके आई थी, उसको प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी कहा गया है। उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि अगर बिल्डर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसके पास कुछ लैंड बची है, तो वो लैंड अथॉरिटी को वापसी कर दे और बचे हुए पैसे से या उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उससे बैलेंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड करके वो बायरों को फ्लैट मिल जाए। कुछ दिनों पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने करीब 91 डिफॉल्टर्स के नामों की घोषणा की थी। इनमें यूनिटेक, वेब ग्रुप और आम्रपाली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कई बिल्डरों ने जमीन या अधूरे प्रोजेक्ट सरेंडर करने की अर्जी दी है। जानकारों के मुताबिक ये रेरा का डर है, जिस वजह से अब बिल्डर्स सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आज की डेट में वो इन्वेस्टर ज़रूर परेशान होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने जो डिसीजन, जो उम्मीदें उस प्रोजेक्ट के साथ लगाई वो नहीं बन पाएगी क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। बट मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखे, थोड़ी विजन ब्रॉड करे तो उन इन्वेस्टर्स के साथ जो बुरा हुआ, एटलीस्ट वो लाखों इन्वेस्टर्स के साथ दोबारा नहीं होगा। आज की डेट में जो ये इन्वेस्टर्स के पैसे, हमें पता है प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, एनओसी के लिए इन सब के पैसे टाइमली मैनर पे इनको वापस मिल जाएंगे और मेरे हिसाब से, रेरा के हिसाब से, इनको विद इंटरेस्ट पैसे वापस मिलेंगे। ये सही है कि यूपी सरकार की नई सेटलमेंट पॉलिसी से बुरी तरह फंस चुके बिल्डरों और घर खरीदारों को एक रास्ता मिला है, लेकिन सवाल ये है कि जिन बिल्डरों के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, वो घर खरीदारों को पैसा कैसे और कब चुकाएंगे? अगर ब्याज समेत खरीदार को रिफंड मिला भी तो क्या वो आज की कीमत पर नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाएगा? सवालों पर अथॉरिटी चुप है। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। तो जिस लाइन पर इस कहानी का अंत होता है कि सवालों पर अथॉरिटी चुप है, उनका भी जवाब जानने की कोशिश होगी। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जाऊंगा अर्नव वसावड़ा के साथ जो ये कहानी लेकर आए। अर्नव, मुझे बताइए कि क्या आपने अथॉरिटी के लोगों से बातचीत की, और बातचीत की तो उनका क्या कहना है, कैसे काम करेगी स्कीम, कैसे लोगों को उनका हक मिलेगा? देखिए, यहाँ पर हमने अथॉरिटी से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से मैं अथॉरिटी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जब बात करते हैं तो पता चलता है कि किसी के पास इस मुद्दे को लेकर बोलने के लिए या तो कोई कह देता है कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है, और अगर हम वहाँ पर एडिशनल सीईओ या सीईओ से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात को टाल देते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि नोएडा अथॉरिटी आज की डेट में इस बिल्डर जो सरेंडर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसको लेकर किसी भी तरीके का अपना स्टेटमेंट देने के लिए राजी नहीं हो
हो रही है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि कैसे हक मिलेगा, तो ये जो स्कीम है पर्टिकुलर, इसके अंदर दो तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो ये है कि जिस बिल्डर ने पूरा प्रोजेक्ट अपना खड़ा कर दिया है और उसमें कुछ फ्लैट्स है वो बेच दिए हैं और कुछ फ्लैट्स जो है वो बेचने के बाकी हैं, तो उस केस में जो भी अनसोल्ड कहते हैं कि इन्वेंट्री है वो सरेंडर करने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। और इसमें भी अथॉरिटी जो है वो 15% जो पैसा बिल्डर्स ने अथॉरिटी में अब तक जमा किया होगा उसमें से काट लेगी और बाकी का जो पैसा है वो बिल्डर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है और उसके बावजूद बिल्डर जो है वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को सरेंडर करना चाहता है, तो उस केस में जो भी पैसा बिल्डर्स ने अथॉरिटी में जमा किया होगा उसका 15% काट के जो पैसा बचता है उसको एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा और उसमें से सबसे पहले बिल्डर्स को ये पैसे जो है वो वापस दिए जाएंगे और उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके वो बिल्डर्स को वापस मिल पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ग्राहकों को दिया जाएगा और कुछ बचा तो बिल्डरों को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में। आलोक कुमार साहब, ये जो बात अथॉरिटी कर रही है, अगर आप हमारे साथ एक पहले कार्यक्रम में भी आए थे तब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ भी थे, आपको याद होगा उस कार्यक्रम में, तब भी हमने ये सवाल उठाया था। लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर है, 57 से ज्यादा अर्जियां आ चुकी हैं, 2-3 के तो नाम भी सार्वजनिक है। आपको लगता है कि योजना सिरे चढ़ पाएगी जिस तरीके से अथॉरिटी इसका ताना बाना बता रही है? विपिन, मुझे तो लग रहा है कि ये रेगिस्तान में मृग मरीचिका की तरह है ये सारी योजना, क्योंकि इतने सारे बिल्डर, ये योजना आज नहीं मेरे ख्याल से आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया और 57 बिल्डर करीब लोगों ने जो अप्लाई किया है, केवल मुझे लग रहा है कि एक वेव वाले को मिल सकता है, अदरवाइज किसी को भी मिलना संभव नहीं है। क्योंकि आपको ग्राहक से एनओसी लेना सबसे ज़रूरत है और वो मेरे ख्याल से बिल्डर के पास अभी ये असंभव काम है कि वो ग्राहकों से एनओसी ले पाए, क्योंकि जितने लोग रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 90% बिल्डर रिफ़ंड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बड़ा असंभव सी बात नज़र आती है कि बिल्डर उन ग्राहकों को रिफ़ंड देकर एनओसी लेकर और अथॉरिटी को जमा कराए। हाँ, इसमें कोई चाल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अथॉरिटी और बिल्डर का जो साठगांठ है, अगर आप किसी की भी फाइल चेक करने जाओ तो उसमें आपको ज़रूर 10-20 कमियां नज़र आ जाएगी, ज़रूर कुछ फॉल्स एफिडेविट नज़र आ जाएंगे, ज़रूर कुछ फॉल्स एनओसी नज़र आ जाएंगे। अगर अपार्टमेंट एक्ट में भी हम लोगों ने चेक करते थे कई बार जाके कि हर आदमी से कंसेंट लेना पड़ता है एफआईआर के लिए, वहाँ भी कई लोगों के फॉल्स एनओसी नज़र आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद हमें पता चले कि कई लोगों को एनओसी मिल गया और कई तरह के फर्जी कागजात जमा होकर एनओसी मिल गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी में कई सारे लोग जेल जा चुके हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी अथॉरिटी को इस एनओसी देने में, और बिल्डर का एक सही ढंग से ऑडिट करना पड़ेगा, तब उनको पता लगेगा कि हाँ पब्लिक का कितना मनी ये ले रखा था और कितना इसने दिया है। अदरवाइज इस तरीके से अगर वाकई ये बेल आउट पैकेज की तरह अगर वो करना चाहें तो इसकी तो कोई जिम्मेवारी कौन लेगा ये मुझे पता नहीं। रेखा जी, जितना ये स्कीम सामने से नजर आ रही, लेकिन जैसा आलोक कुमार जी ने कहा कि इतना आसान नहीं होगा, इसमें बड़े सारे कानूनी दावपेच भी होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, कई टेक्निकल अड़चने होंगी। आपको ये कितना फिजिबल लग रहा है? क्या इतना आसान होगा? क्योंकि जो लोग हैं वो 7-7, 8-8 साल से या 10 साल से इन प्रोजेक्ट्स में अटके हुए हैं, तो क्या अब उन्हें एक बार फिर बहुत लंबा इंतजार करना होगा अपने पैसे पाने के लिए या अपना घर पाने के लिए? देखिए, आलोक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए शायद सरकार की इंटरवेंशन से जो बायर्स हैं उनको कहीं पर कोई तरह का रिलीफ मिले, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर है, ये तो वही बात होगी कुएं में से निकले खाई में गिर गए। मतलब पहले वो फंसे हुए थे ऑलरेडी, जो बायर्स थे, जो ग्राहक थे, इतनी बुरी तरीके से बिल्डर्स के शिकंजे में फंसे हुए थे, इतने साल हो गए। मतलब 2008 से लेके आप सोचिए कि 9-10 साल होने को आ रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो फंसे हुए हैं। किस तरीके से जाके ये स्कीम जो है इसको प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैं बहुत मायूस नहीं होना चाहती। एक तरह से इस बात को देख के खुशी भी है कि कहीं पर कोई राहत तो मिलेगी। कम से कम मुझे इस बात की खुशी तो है कि जो बिल्डर्स का जो ज़मीन के ऊपर जो कंट्रोल था, जो उनका लियन था ज़मीन के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक तो जो बायर्स थे उनके पास कोई भी तरह की निजात नहीं थी और वो एक दो जनों के बीच का एग्रीमेंट था, यानी कि बिल्डर के बीच में और बायर के बीच में।
अब एक थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से ये जैसे कंपनी लॉ के अंदर होता है कि कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है और उसके अंदर जैसे हम BIFR की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो सिख कंपनीज होते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, कौन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट के मामले के अंदर भी अगर जो ज़मीन है, यानी कि कम से कम ये बात तो हमको खुशी होनी चाहिए कि बिल्डर ने अपनी हार मान ली। जैसे हम कोर्ट्स के अंदर देखते हैं, बिल्डर जो है एक ही बात की रट लगाए लगते हैं कि देखिए एग्रीमेंट जो है ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और अगर ये डिले हुई है प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर तो वो या तो सरकार की वजह से है या बायर की वजह से जिन्होंने टाइम से पैसा नहीं दिया, या जिसको हम कहते हैं फोर्स मेजॉर कंडीशंस, यानी कहते हैं भगवान की कंट्रोल में था, हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो अगर अब यहाँ पर बिल्डर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब उन्होंने अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और यूनिटेक जैसे बिल्डर ने अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और इतनी कितने आपने बताया कि 200 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन उन्होंने सरेंडर करी है, तो इस तरह के जो बिल्डर्स थे जो बिल्कुल ही हेल्पलेस थे और कभी कुछ करने की कभी कोई उम्मीद नहीं थी, तो दैट एक्सटेंड मेरे को लगता है कि बायर्स को कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि अब जब मामला क्लियर हो गया है, बिल्डर कोई तरह की उनको फॉल्स उम्मीद दे भी नहीं रहा है कि देखिए मैं आपके मकान को बना दूंगा इतने समय के अंदर। तो अगर सरकार इसके अंदर इंटरवेंशन करती है तो कहीं ना तो कहीं जाकर पैसा मिलने की कम से कम शुरुआत तो हुई। हाँ, पर जैसे आलोक जी ने कहा कि बहुत लंबा मामला है, किस तरीके से इसको साकार करेंगे उसको तो हमें देखना पड़ेगा। बट अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें, अगर कंज्यूमर अगर हम बात करें तो आखिर में बिल्डर जो बायर है उसके पास सोल्यूशन भी क्या था, यानी कि सारी उम्र बैठे रहे अभी बिल्डर के भरोसे कि कब बनाएगा, या फिर जाके कंज्यूमर कोर्ट्स का जो दरवाजा है वो खटखटाएं। तो कोर्ट्स में भी जो रिलीफ है वो एक दिन के अंदर तो मिलता नहीं है, तो आखिर में जाकर बायर को आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पैसा चाहिए। जी आलोक जी। मैम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसका मतलब तो पूरी हमने जितनी हमें बदमाशी करनी थी, जितने लोगों से हमें पैसा लेना था, जो यूज़ करना था वो सब हमने कर दिया और लास्ट में ठीक है हमने सिलेंडर के वहाँ डाल दिया, हमारे पेपर्स भी पूरे नहीं हैं, फिर भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा कि भाई हम तो अपना प्लॉट सरेंडर कर दिए। जो बायर हमारे पास धरना देने आ रहे हैं, हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई हम तो प्लॉट सरेंडर कर दिए, हम धीरे धीरे आपका अभी पैसा देंगे, हम इंतजाम में लगे हुए हैं। तो मतलब इसका मीनिंग तो एक स्पेस, आप एक रास्ता दे दिए उसको अपनी बातों को उलझाने का, लोगों को उलझा के रखने का, और कोई सॉल्यूशन उस सामने नज़र तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ हमें तो एक ऐसा रास्ता अथॉरिटी को देना चाहिए कि आखिर में फिर सोल्यूशन है क्या सोल्यूशन है आखिर। अगर जो बिल्डर है, अगर यूनिटेक का जैसे मैं मिसाल लेती हूँ, यूनिटेक वाला जो बिल्डर्स हैं, अजय चंद्रा, संजय चंद्रा, EOW की कंप्लेंट जब हुई तब उसके अंदर जेल तक चले गए। अब जेल में जाने से जो ग्राहक है उसको कोई तरह का सांत्वना नहीं मिलता है। 2 मिनट के लिए वो भले खुश हो सकता है कि देखिए बिल्डर जेल चला गया, आखिर में बायर को क्या चाहिए? बायर को या तो अपना पैसा चाहिए या फ्लैट चाहिए। तो उसके लिए अगर हम एक वास्तविकता को देखें तो अगर इसका, ऑफ कोर्स मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे आपने कहा कि ये तो बिल्डर ने अपनी मनमानी कर ली, इतने साल तक लोगों का पैसा है उसको लेके उसकी ऐश कर ली, उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने उस पैसे को 4 गुना कर लिया, जो बायर है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। परंतु आखिर में उसके पास रास्ता क्या बाहर का? या तो बिल्डर के भरोसे बैठे रहे कि कब जाके बिल्डर उसको बनाएगा, अनदर 10 साल वो उसके अंदर लगा देगा, या कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। कंज्यूमर कोर्ट अगर फैसला ये कर भी देती है कि पैसे को वापस करिए। वैलिड पॉइंट है कि आखिर फाइनली क्या चाहिए? क्या हम ये देखना चाहते हैं कि बिल्डर जेल में हो, या ये हम देखना चाहते हैं कि हमें हमारा घर मिले या हमारा पैसा वापस मिले, या दोनों ही चीजें कि जिसने गलत किया है उसे सजा भी मिले और हमें हमारा हक भी मिले? जी चलिए, तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा आलोक जी, ब्रेक लेते हैं, फिर आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी चर्चा चल रही है यहाँ पे, एक छोटा ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि आखिर ग्राहक को कब उसका हक मिलेगा और किस तरीके से, यानी बिल्डर भी क्या जेल जाए या उसे उसकी सजा मिले और ग्राहक को उसका घर मिले। और अब एक उसे डेट मिलनी चाहिए कि या तो उसका घर या उसे पैसा उस अमुक तारीख पे रेरा के, क्योंकि आने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं उसे मिलेगा कि नहीं। अब अथॉरिटी इसे कैसे इंश्योर करेगी, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बिल्डरों का बायो ग्राहक बोल रहे हैं हाय हाय। जी हाँ, क्योंकि नोएडा के अंदर या ग्रेटर नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है उसके तहत कई बिल्डर ऐसे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किया वो सरेंडर कर रहे हैं। सवाल यहाँ दो उठ रहे हैं कि क्या ग्राहकों को उनके घर वापस मिलेंगे, उनका पैसा वापस मिलेगा, और दूसरा कि बिल्डरों को उनके किए की सजा कौन देगा। चलिए तो यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अर्णव के पास जाना चाहूंगा। अर्णव, मुझे एक बात बताइए, एक ऑप्शन सुनते हैं इसमें यह भी है कि बिल्डर से जो अधूरे प्रोजेक्ट है वो ले लिए जाएंगे और अथॉरिटी वो किसी और को अलॉट करेगी और उन्हें बनवा के पूरा करके देगी, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने घर बुक किए उन्हें घर ही चाहिए, पैसे लेके क्या करेंगे अब? अर्णव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल लगता है अर्णव हमारे साथ नहीं है। यहाँ बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आलोक साहब, जो एक बात चल रही थी, अगर जो आपने भी एक मुद्दा उठाया, लेकिन वो एक बड़ी बहस का प्रश्न है कि बिल्डर्स को क्या सजा मिले और हमें प्रायोरिटी में क्या चाहिए। लेकिन हम यही मानते हैं कि ग्राहक को, जिसने इतने साल तक ये दर्द झेला है, उसे अपना घर या उसे अपने पैसे तो चाहिए, लेकिन क्या अगर उसे ब्याज के साथ भी पैसा मिलता है आज की तारीख में, तो उसी भाव पे नया घर मिल पाएगा? नहीं, मुझे लगता है अगर ब्याज के साथ पैसा मिल जाए विपिन जी, तो वाकई अभी मार्केट इतनी तेजी से बढ़ी नहीं है पिछले 2-3 सालों से, और मार्केट रियल एस्टेट में जो स्लम है उसमें जगह मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा मिल जाना ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल बात है। जो आप कह रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, मेरे नज़र में तो नहीं लग रहा है कोई भी ऐसा बिल्डर जो आज के डेट में इस इलाके में आराम से पैसा वापस कर दे रहा है। एवन ब्याज तो दूर की बात है, मूलधन जिसको कहते हैं वो भी वापस कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। तो मुझे अथॉरिटी जो कह रही है कि एस्क्रो अकाउंट बनाएगी और उसमें पहले ग्राहकों को पैसा बांटा जाएगा, कुछ बचा तो बिल्डर को मिलेगा। जी, लेकिन आप देखिए ना लोगों का, तो आपको लगेगा कि लोगों ने 10% देकर बाकी का किस्त दिया ही नहीं। बहुत लोगों ने, मतलब 15% तो दूर की बात है, 10% ही देकर बाकी का किस्त छोड़ दिया है। तो बिल्डर, अथॉरिटी कैसे बिल्डर से 15% अपना काटेगी, कैसे ग्राहकों का पैसा दिलवाएगी, कैसे बैंक का जो लोन, उसके ऊपर कई बिल्डर है जिसके ऊपर बैंक का भी लोन चल रहा है, वो कैसे क्लियर कराएगी? ये मतलब इस तरह से मामला फंसा हुआ है कि मेरे ख्याल से अथॉरिटी के लिए भी ये लोहे इतना आसान नहीं होगा मामला है। जी, चलिए अब मैं, अर्णव हमारे साथ जुड़ गया। अर्णव, क्या ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पर कि अथॉरिटी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेगी, किसी और बिल्डर को या कंस्ट्रक्टर को वो देगी, कॉन्ट्रैक्टर को देगी, और ये भी कोशिश होगी कि पूरा करा के दे दिया जाए ग्राहकों को? जी, यहाँ पर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने ठीक कहा कि जो भी प्रोजेक्ट सरेंडर करेंगे और उसमें अथॉरिटी के पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि भाई अगर किसी और बिल्डर को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना है या इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो ये भी सुविधा जो है वो दी जाएगी। यानी कि एक बिल्डर जो है वो अपना प्रोजेक्ट सरेंडर कर रहा है तो वो जो प्रोजेक्ट जो है पूरा वो किसी और बिल्डर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अथॉरिटी के तहत ही यहाँ पर रहेगी। जी, चलिए तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन रहेगा। मुझे यहाँ पर लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे और रेखा जी से पूछेंगे कि ये जो पूरा सिनारियो बन रहा है, अब इसमें हम कितनी उम्मीद करें? क्या रेरा का इसमें इम्प्लीकेशन आएगा? क्या रेरा के तहत अब जो नया नियम है कि आपको एक डेडलाइन देनी होगी, वो डेडलाइन अथॉरिटी और बिल्डर दोनों मिलकर देंगे? अथॉरिटी क्या रेरा के अंतर्गत आएगी? ये जो एक दो टेक्निकलिटीज हैं या टेक्निकल सवाल हैं, उनका जवाब लेंगे रेखा जी से छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए तो इस चर्चा का बंद करते हैं कि आखिर नोएडा या ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है जहां पर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट सरेंडर कर रहे हैं, उसका अंततः होगा क्या? क्या ये स्कीम सिरे लगेगी, लोगों को उनके घर वापस मिलेंगे, उनका हक मिलेगा, या फिर बिल्डरों को एक रास्ता देने का तरीका मात्र रह जाएगा? रेखा जी मुझे बताइए कि अब जब रेरा आ गया है तो रेरा आने के बाद अब यह है कि आपको प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन देना होगा नए सिरे से आपको, तो क्या बिल्डर उसी भय से, उसी डर से ये सारे सरेंडर कर रहे हैं, या ये वाकई में सरकार की स्कीम है जिसमें सबके लिए रास्ता खुलता है? और दूसरा, क्या रेरा के जो नियम हैं, भले ये प्रोजेक्ट सरेंडर हो गए, भले ही अथॉरिटी उन्हें हैंडल करेगी, लेकिन अब लागू होंगे और लोगों को उनका हक मिलकर ही रहेगा? देखिए विपिन जी, जब एक बार एग्रीमेंट हो गया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो गया, बिल्डर और बायर के बीच में, तो उसकी जो टर्म्स है वो रीनेगोशिएट नहीं हो सकती हैं। तो अगर उस एग्रीमेंट के बीच में कोई डेडलाइन दे रखी है कि प्रोजेक्ट इतने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, तो बिल्डर तो उससे बाध्य है। परंतु जब ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स इतने डिले हो गए हैं
और रेरा के तहत भी एक डेडलाइन देना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो ऑफ कोर्स यूपी के अंदर रेरा आने की वजह से बिल्डरों के मन के अंदर एक भय जो था, वाकई के अंदर अब तक तो लग रहा था कि शेर आया वाली बात है, पर अब तो रेरा आ ही चुका है। तो एक उनके सिर के ऊपर एक एडिशनल तलवार जो थी सिर के ऊपर लटक गई है, और उनको लग रहा है कि भाई अभी तक तो हम सोचते हैं कि कोर्ट के अंदर मामला इतने सालों तक लटका रहेगा, कोई परवाह नहीं करते थे, पर अब रेरा आने के बाद में तो कोई तरह का उनके पास कोई रास्ता था नहीं। तो इस भय से हो सकता है कि जो बिल्डर हैं उन्होंने ये रास्ता चुना हो, परंतु फिर भी आखिर के अंदर मेरे को लगता है कि अगर रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन दोनों का अगर एक समन्वय बनाया जाए तो कहीं ना तो कहीं जो ग्राहक है उनको राहत जरूर मिलेगी। सरकार भी अगर रीनेगोशिएट करती है उन डेडलाइन को और किसी और तीसरे आदमी को देती है, कोई नया बिल्डर ढूंढती है जिसके साथ एक जॉइंट वेंचर होता है, तो एक डेडलाइन तो देनी ही पड़ेगी अगर आप प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं या पैसा रिटर्न करने की बात करते हैं। पर इन द लॉन्ग रन इसके अंदर इस जो ये जमीन सरेंडर करने का जो इशू आया है, ये ऑफ कोर्स एक तरह के से तो एक झटका लगेगा हर ग्राहक को कि भाई इतने सालों तक तो हम सोच रहे थे कि हमें अपना मकान मिलेगा, पर अब चलो वो भी गया। पर आखिर के अंदर मैं इस बात से जरूर पॉजिटिव दृष्टि से देखती हूँ कि रेरा का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं ना तो कहीं इसके अंदर जो जीत जो होगी वो ग्राहक की होगी। तो चलिए उसको अगर मकान भी मिलता है तो वापस से टाइम से मिलेगा। क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं मानूं कि एक उम्मीद की किरण तो आई है, क्योंकि अब रेरा भी आ चुका है, ये सरकार की स्कीम भी है, बिल्डर को भले ही इसमें सरेंडर करना पड़ रहा है और उसके लिए एक रास्ता खुलता है, लेकिन जो लोगों को अल्टीमेटली चाहिए अपना घर और अपना पैसा, एक उम्मीद अभी भी बरकरार है कि शायद वो डूबेगा नहीं, उन्हें मिल जाएगा। वक्त वक्त पे हम इसका चेक जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।